बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण निधि, संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का पाठ 2 वर्ण के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में शुरू किए थे। तो वर्ण के अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद हैं और वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो वर्णों का उच्चारण स्थान अलग अलग जगह से होता है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जिह्वा, तो कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। तो इस तरह से सभी वर्णों के उच्चारण का स्थान होता है। वर्णमाला के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इस पाठ को पूरा करने के बाद इसमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर हम लोग करेंगे। वर्णमाला जो है वो भाषा की मूल ध्वनियों के क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप को कहते हैं। तो जो वर्णों का व्यवस्थित रूप है उसे वर्णमाला कहते हैं। और संस्कृत वर्णमाला में जो है यहाँ पर संस्कृत वर्णमाला, इसमें जो है हम लोग सबसे पहले स्वर देखेंगे। स्वर में अ, आ, ई, उ, री, रे, ए, ए, ओ, औ। ये जो है ये वर्णमाला है। तो इसमें वर्णमाला के स्वर जो है ये होते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर व्यंजन देखेंगे कि व्यंजन में क्या आते हैं। तो व्यंजन जो है, व्यंजन में क से म तक जो है स्पर्श व्यंजन आते हैं, जिसमें कि स्पर्श उसको व्यंजन कहा जाता है। तो ये क से लेकर म तक होते हैं और ये 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इस तरह से ये 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। 5 वर्गों में इसी क्रम से ये लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय। ट, ठ, ड, ढ, ड़। और त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये सभी जो है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ये पूरे जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्पर्श व्यंजन है। और इसके अलावा जो है अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ के अंतर्गत जो है वो य, र, ल, व, य, र, ल और व ये आते हैं। और फिर ऊष्म व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत श, श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और अयोगवाह और अनुस्वार अनुनासिक के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो इस तरह से ये जो है संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत इसका जो है हमें मिलता है स्वर और व्यंजन। और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद क्या होता है। तो वर्ण संयोजन ये संस्कृत वर्णमाला हो गई। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे वर्ण संयोजन।
तो वर्णों को जोड़ना वर्ण संयोजन कहते हैं। वर्ण, यहाँ पे सबसे पहले वर्ण संयोजन दिया है। तो वर्ण संयोजन में जो है वर्णों को परस्पर व्यवस्थित रूप से जोड़ने को वर्ण संयोजन कहते हैं। और वर्ण संयोजन हमेशा सार्थक शब्दों का होता है। जैसे कि अगर नदी है, वर्ण संयोजन वर्णों को जोड़ना। वर्णों को जोड़ना वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे न, अ, द प्लस ई, तो इसको हमें जोड़ना है। ये वर्ण अलग अलग हैं। न, इसके बाद न व्यंजन है, अ है, फिर द है, फिर ई है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले न में अ स्वर मिलाएंगे तो न बन जाएगा। न में अ स्वर मिलाए न बन गया। द में दीर्घ ई मिलाएंगे तो दी बन जाएगा। तो इसकी मात्रा जो है इस तरह से लगाई जाती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ जो है वो न में मिल जाता है और इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो इस तरह से वर्ण संयोजन करके यहाँ पर नदी शब्द बना। तो नदी शब्द जो है ये वर्णों को जोड़कर बनाया गया। तो इसी तरह से और भी शब्दों का किया जा सकता है। तो अब अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे वर्ण विच्छेद का। वर्ण विच्छेद जो है वो किस तरह से होता है। वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग करना। वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। और इसे जो है क्रमानुसार अलग अलग करने की क्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। अलग अलग जो पद में जो स्वर और व्यंजन है, जो वर्ण है, उनको अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे एक उदाहरण हम लोग लेंगे, राम। ये राम पद है, राम पद है, इसमें वर्ण मिले हुए हैं। ये पूरा इसमें वर्ण है। तो इसमें वर्णों को हम अलग करेंगे। तो सबसे पहले रा का करेंगे, फिर म का करेंगे। तो र में यहाँ पे आ की मात्रा लगी है, तो हम लोग यहाँ पे आ की मात्रा, र लिख के आ की मात्रा लगाएंगे तो रा बन जाएगा, रा। और म में अ स्वर है, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, वो म में ही मिला रहेगा। तो म धन अ, राम। तो इस तरह से ये राम शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ। तो इसको जो हम लोग अलग अलग किए हैं ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। इस शब्द का ये वर्ण विच्छेद है। और यहाँ पर अलग हुए वर्णों को जोड़ा गया है, वर्ण संयोजन कहलाता है। तो अलग अलग वर्णों को क्रमिक रूप से जोड़ना वर्ण संयोजन कहलाता है। तो ये सार्थक शब्दों का ही होता है। और अब है यहाँ पर वर्ण विच्छेद हो गया। अब यहाँ पर हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पे कई शब्दों का उदाहरण दिया गया है वर्ण विच्छेद करके और वर्ण संयोजन करके। तो जिस तरह से ये किया गया है इसी तरह से सभी शब्दों का किया जाता है। अभ्यास कार्य, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम लोग, अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य के अंतर्गत प्रश्न 1 सबसे पहले करेंगे। अभ्यास कार्य और इसमें उत्तर 1। उत्तर 1 जो है वो पहले प्रश्न हम लोग देखेंगे कि प्रश्न में क्या लिखा है। तो यहाँ पर प्रश्न में लिखा है कि उचित विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे पूर्ति कीजिए उचित विकल्प से। तो यहाँ पे सबसे पहला क दिया है वर्ण भाषा की सबसे। तो वर्ण भाषा की सबसे इकाई है। तो 2 विकल्प यहाँ दिया है, बड़ी और छोटी। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पर हम लोग खाली जगह में क में भरेंगे छोटी। और इसे किताब में ही करना है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, केवल उत्तर भरना है। और ख में पूछा है कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में
मात्रा का समय लगता है। तो जो ह्रस्व स्वर होता है यानी कि छोटी ई, छोटा ऊ, तो इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। तो यहाँ पे एक और दो विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग एक लिखेंगे। तो ख में हम लोग यहाँ विकल्प में से एक को चुनेंगे। और अब इसके बाद ग करना है, और ग में जो है यहाँ पर क का उच्चारण स्थान है। यहाँ पे क जो है स्पर्श व्यंजन है और इसका उच्चारण स्थान तालु और कंठ दिया हुआ है। तो क का उच्चारण कंठ से होता है, तो यहाँ पे हम लोग कंठ लिखेंगे। तो यहाँ पे कंठ का प्रयोग किया जाएगा। और अब है ऊष्म व्यंजनों की संख्या है। तो ऊष्म व्यंजन जो है वो 5 और 4, यहाँ पे 4 होते हैं। तो यहाँ पे घ में हम लोग 4 लिखेंगे। और फिर अंग है, अंग का है यहाँ पे वर्ण के भेद हैं। तो वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पे ये वर्ण के जो है यहाँ पे 2 और 3 भेद लिखे हैं, तो 2 भेद लिखना है। तो 2 जो है वो सही विकल्प है। और अब इसके बाद हम लोग प्रश्न 2 पढ़ेंगे। प्रश्न 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में स्वर व व्यंजन पृथक कीजिए। तो यहाँ पे मिलाकर लिखा हुआ है और उसमें से स्वर और व्यंजन अलग करना है। तो यहाँ पर उत्तर 2 हम लोग करेंगे। उत्तर 2 में एक तरफ हम लोग हेडिंग डालेंगे स्वर और दूसरी तरफ लिखेंगे व्यंजन। तो इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे दिए गए स्वर व व्यंजन को पृथक कीजिए यानी अलग कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क है, क व्यंजन है, तो क को व्यंजन में लिखेंगे। दूसरा वर्ण जो है च है, च भी व्यंजन है। और तीसरा जो है आ है, आ स्वर है, तो हम लोग इसको स्वर के अंतर्गत लिखेंगे। और फिर है ऊ भी स्वर है, तो ऊ स्वर में लिखेंगे। अब फिर है ट व्यंजन होता है, तो इसको ट को व्यंजन में लिखेंगे। और फिर है म भी व्यंजन है, तो इसको भी म में लिखेंगे। और ई और ओ ये दोनों स्वर हैं, तो ई और ओ ये दोनों स्वर हैं, तो इसको स्वर में लिखेंगे। अब जो है प्रश्न 3 है स्पर्श, अंतःस्थ व ऊष्म व्यंजन पृथक कीजिए। तो यहाँ पे स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन अलग करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक तालिका बनाएंगे। स्पर्श व्यंजन यहाँ पे हम लोग अभी हम लोगों ने जो किया वो प्रश्न 2 का था। अब हम लोग प्रश्न 3 करेंगे। इससे पहले वाला प्रश्न 2 था। और प्रश्न 3 के अंतर्गत हम लोग स्पर्श व्यंजन, और दूसरा अंतःस्थ और तीसरा ऊष्म व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो इस तरह से यहाँ पे ये 3 तालिका बनेगी और इसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे। तो ख जो है वो स्पर्श व्यंजन है। क से म तक के सभी जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे ख स्पर्श व्यंजन है, तो ख इसमें लिखेंगे। और फिर है ह जो है वो ऊष्म व्यंजन है, तो ह को ऊष्म व्यंजन में लिखेंगे। और फिर है न जो है स्पर्श व्यंजन में आता है। और फिर है य, और य अंतःस्थ में आता है। और व भी जो है वो अंतःस्थ में आता है व। और त जो है वो ऊष्म में स्पर्श में आएगा। और फिर है स जो है
वो ऊष्म व्यंजन में आएगा, और र जो है वो अंतःस्थ में आएगा, और श जो है वो ऊष्म में आएगा, और फिर यहाँ पे श है वो भी इसी में आएगा, ऊष्म में आएगा, और फिर है ल स्पर्श व्यंजन में आएगा, और फिर ग जो है ल अंतःस्थ में आएगा, और फिर है ग स्पर्श में आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको विभाजित किया अलग अलग जो है उच्चारण स्थान में। और अब यहाँ पर चौथा प्रश्न हम लोग करेंगे, निम्नलिखित तालिका में सही उच्चारण स्थान पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें जो है वर्ण दिया हुआ है, उसका उच्चारण स्थान दिया है, तो इसमें हम लोग करेंगे वर्ण लिख के उसके सही उच्चारण स्थान को लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब चौथा प्रश्न करेंगे। तो उत्तर 4 में पहले हम लोग वर्ण लिखेंगे, फिर उच्चारण स्थान। यहाँ पे वर्ण और यहाँ उच्चारण स्थान। तो ये जो है शीर्षक लिखा हुआ है और इसे किताब में ही लिखना है। तो सबसे पहले जो है च लिखा हुआ है, तो च का उच्चारण स्थान होता है तालु। तालु और दंत 2 लिखा हुआ है, यहाँ विकल्प है, तो यहाँ पे तालु होगा। और इसके बाद है फ को हम लोग ओठ से बोलते हैं, तो ओष्ठ जो है इसका उच्चारण स्थान होगा। और ड है, ड का मूर्धा होता है, ड का मूर्धा। और ई है, ए का तालु। ई का जो है वो है तालु। तो यहाँ पर इसके बाद ऊ है, ऊ का जो है उच्चारण सा ऊ ओष्ठ। ऊ बोलने में हम लोग का होंठ जो है वो उसका आकार बदलता है। और इस तरह से यहाँ पर ये हम लोगों ने वर्ण का उच्चारण स्थान यहाँ पर लिखा है। ये हम लोगों ने सही विकल्प चुना है जो कि प्रश्न में दिया गया था उसमें से। तो ये सही विकल्प है, इसको निशान लगा लेना है। और इसमें लिखा है निशान लगाइए, तो सभी लोग ये देख के निशान लगाएंगे। और अब इसके बाद हम लोग करेंगे निम्नलिखित शब्दों में वर्ण विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद करना है। तो वर्ण विच्छेद में जो है वो जो शब्द दिया हुआ है वो है फल, और फल के बाद है सभ्य और मुनि और कमलम। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 5वां करेंगे प्रश्न, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। उत्तर 5, इसमें जो है सबसे पहले फल का करना है। तो फल का हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले फ में अ स्वर है और ल में अ स्वर है, तो दोनों जो है मिलकर फल बना है। सभ्य, स में अ स्वर है, भ में कोई स्वर नहीं है, यहाँ पे आधा भ है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो है जो है सही शब्द करेंगे, केवल भ लिखेंगे, इसमें कोई स्वर नहीं जोड़ेंगे। और य में अ स्वर है, तो य में अ स्वर है, तो यहाँ पे सभ्य बनेगा। और फिर है मुनि, मुनि में म में ह्रस्व उ है और न में
ह्रस्व ई है, न में ह्रस्व ई है, तो ये मिलकर मुनि बना है। और अब है कमलम। कमलम में जो है सब में अस्वर है, तो सब में जो है स्वर इसी में मिला हुआ है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो क प्लस धन अ, म धन अ, ल धन अ, फिर म, केवल म लिख के यहाँ पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि म के बाद कोई स्वर नहीं है, तो कमलम ये इसका उच्चारण होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि फल, सभ्य, मुनि और कमलम का किस तरह से उच्चारण, किस तरह से वर्ण विच्छेद हुआ है। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे छठा प्रश्न। निम्नलिखित में वर्ण संयोजन करके शब्द बनाइए। तो यहाँ पर वर्ण संयोजन करके शब्द बनाना है। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न 6। और प्रश्न 6 में यहाँ पे हम लोग वर्ण संयोजन करेंगे, क्योंकि वर्ण विच्छेद वाला प्रश्न 5 था और प्रश्न 6 है वर्ण संयोजन करना। तो यहाँ पे जो प्रश्न 6 का वर्ण संयोजन होगा, उत्तर 6 यहाँ पे लिखते हैं। तो इसमें जो पहला है, म में छोटा ऊ, यहाँ पे ह्रस्व ऊ है, क और त और ई। तो यहाँ पे म ऊ मिलकर मु और आधा क है, ती है, मुक्ति। तो मुक्ति पद बनेगा, तो यहाँ पर मुक्ति लिखेंगे। और फिर है स अ मिलकर स और भ आ मिलकर भा, सभा। और उसके बाद बनेगा सभा। तो खाली जगह में सभा लिखना है दूसरे में। और अ है, फिर श व्यंजन है, व और अ है। श के बाद कोई भी स्वर नहीं है, तो वो आधा ही रहेगा, और व अ मिलकर व बन जाएगा, तो अश्व बन जाएगा, अश्व। और अब है यहाँ पे ध अ मिलकर ध, न ई से नी, क अ से क, धनिक। आगे बनेगा धनिक। और फिर है ब आ मिलकर बा, ल अ से ल, क अ से क, बालक। तो व्यंजन में स्वर को जोड़ना है और जहाँ पे मात्रा है वहाँ पे मात्रा लगाना है। तो ये हो गया। अब है प्रश्न 7, वर्णमाला पूरी कीजिए। तो यहाँ पे जो है वर्णमाला पूरा करना है, तो इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे। प्रश्न 7, उत्तर यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो सबसे पहले स्वर का हम लोग पूरा करेंगे, और इसमें जो है इसमें आ जो है ये खाली जगह में लिखना है, ई ऊ ये भी खाली जगह में आएगा, री 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 ए ये दोनों खाली जगह में आएगा। और फिर ओ तो ये खाली जगह में आएगा। तो ये है स्वर। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे व्यंजन। यहाँ पे व्यंजन लिखेंगे, और व्यंजन के अंतर्गत हम पूरा भर के उसके बाद अंडरलाइन करेंगे, और अंडरलाइन करने पर उसी को खाली जगह में भरना है। तो यहाँ पे क ख ग घ अंग है,
तो इसमें ख और घ की जगह खाली है, तो ये दोनों खाली जगह में भरना है। तो च, छ, ज, झ, य है, तो यहाँ पे जो है च और ज की जगह खाली है, च और ज। ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध और न। तो इसमें जो है ट में ड और ढ़ ये दो जगह खाली है, और त में जो है त और थ ये दो जगह खाली है, और न, तो यहाँ पर इसे लिखा जाएगा। और फिर है प फ, प फ, ब भ म। प फ ब भ में ब और भ ये दो खाली है। फिर य, र, ल और व, इसमें जो है र और व ये दो खाली जगह है, उसमें भरना है। और फिर है श, इसको भी खाली जगह में भरना है, श, स, ह, तो यहाँ पे ये स खाली जगह में भरना है। तो इस तरह से यहाँ पे वर्णमाला एक तरह से पूरा हुआ स्वर और व्यंजन का। तो इस पाठ के हम लोगों ने सभी प्रश्नों को कर लिया है, और इस पाठ के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से स्वर, व्यंजन और उसके उच्चारण स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है शब्दों वर्ण के अंतर्गत जो है वो स्वर, व्यंजन और ह्रस्व स्वर, स्वर में जो है वो स्वर के भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और उसके बाद फिर व्यंजन के भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। और इसमें हम लोगों ने वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद ये दो हम लोगों ने इसमें देखा। और अब हम लोग यहाँ पर जो इसमें हम लोग को और विस्तार से जानना है वो है शब्द। तो शब्द के बारे में हम लोग विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और अभी हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि शब्द क्या है। तो यहाँ पर शब्द जो सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, तो यहाँ हम लोग तीसरा पाठ शुरू करेंगे, शब्द। तो पाठ 3 हम लोग शुरू करेंगे शब्द, और जानेंगे कि शब्द क्या है। तो यहाँ पे हम लोग पाठ 3 शब्द। शब्द जो है जैसे दीपक, सैनिक, कपोत। कपोत मतलब कबूतर होता है। तो ये जो है ये शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ है। यदि इनमें वर्णों का क्रम बदल दिया जाए तो ये शब्द नहीं कहलाएंगे और उसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा। निरर्थक शब्दों का अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। शब्द निर्माण के लिए वर्णों का उचित क्रम आवश्यक होता है। तो इस तरह से वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे जनक, गगन और सूर्य, ये सब क्या है, ये शब्द हैं। विभक्ति चिन्ह जोड़ने से पूर्व शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं। पद व शब्द में अंतर। मूल शब्द में प्रत्यय लगाने के बाद जो रूप बनता है उसे पद कहते हैं। जैसे बालक मूल शब्द है बालकः। बालकः जो है प्रत्यय युक्त पद हुआ। केवल बालक जो है वो शब्द है, और बालका जो है वो प्रत्यय युक्त पद कहलाता है, क्योंकि उसमें विभक्ति लग जाती है, प्रत्यय लग जाता है, इसलिए उसे पद कहते हैं। कारकों को प्रकट करने के लिए शब्दों में विभक्ति चिन्ह अर्थात सुप आदि प्रत्यय लगाना आवश्यक है। वाक्य रचना में पद का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से शब्द जो है वो वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। तो यहाँ पे शब्द के अंतर्गत हम लोग जानेंगे शब्द वर्णों के सार्थक
सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि शब्द जो है वो वर्णों के सार्थक मेल को कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और यहीं तक करेंगे इस पाठ से, और इस पाठ के बारे में विस्तार से जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।